हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो कि जून 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं चारों वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट जो सब्जेक्ट है जून 2025 का, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का जो है मैथ का लेवल रहा था। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और चीज़, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो हमारा डेली जो टारगेट बैच है उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें कुछ वीडियोस दी जाएंगी जो कि यूट्यूब पे फ्री भी हैं, और साथ में जो पीडीएफ वगैरह है वो सब जो है वहाँ पे डे वाइज जो है दिया जाता है, टारगेट दिए जाते हैं कि ये चीज़ जो है आपको पढ़नी है। उसमें ये जो टारगेट बैच है हमारा 1 अगस्त से शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त तक हमने जो है इसमें पूरा सिलेबस को कवर करना है, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस जो है हमारी चलती है। रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे ले सकता है। लिंक मतलब जो भी नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके जो है आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से लेना है। ओके, चलिए अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि SI जो होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है। ठीक है, जो जो चीज़ दी गई है वो लिख लीजिए। साधारण ब्याज 1073 है। मूलधन हमें निकालना है, प्रिंसिपल को निकालना है, तो ऐसे ही रखेंगे। रेट अगर हम देखिए तो 5% है और टाइम 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बन जाएगा 1073 है। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगी, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इस तरफ आके 2 जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 2, 2146 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको करने का दूसरा तरीका भी है। ये तो हो गया फॉर्मूले से। दूसरा तरीका क्या है, देखिए जो इंटरेस्ट होता है ना वो रेट और जो भी हमारा टाइम होता है उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ रेट और टाइम अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, तो दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बजे 50, 50%। ठीक है, तो ये जो 50% है ना, ये क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। और हमें इंटरेस्ट गिवन कितना है, 1073 है। मीन्स इसको हम परसेंटेज वाले मेथड से अगर निकाले तो 50% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1073। और जो हमारा मूलधन रहेगा वो कितना लेके चलेंगे हम, जैसे हम क्रय मूल्य में तो जिस तरीके से सीपी को 100% मानते हैं, सेम हम यहाँ पे मूलधन को, प्रिंसिपल को 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू रहेगी, ये इंटरेस्ट होता है। जब हम टाइम को रेट से करेंगे मल्टीप्लाई, वो आएगा हमारा इंटरेस्ट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो कितनी आ जाएगी, ये 1073 किसकी वैल्यू है, 50 की वैल्यू है, 50 की है, और मुझे चाहिए 100 की। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, और ये जो है इस तरीके से आंसर हमारा 2146 जो है आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे ब्याज की जगह पे मूलधन दिया गया होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो 100% की वैल्यू हो जाती और आपको निकालनी कितने की होती, 50% की निकालनी होती। तो ये वाला जो तरीका है जिसमें भी टाइम और रेट दिया गया है, इस तरीके से आप परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है। ये 22,1250 ये दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द फंड्स टू बी अरेंज थ्रू सर्विस टू दोज थ्रो वेल्थ। ठीक है, सर्विस अगर मैं देखूं तो ये है 22,000, और वेल्थ अगर देखें तो ऑरेंज में है 12,000। ठीक है, इनका जो है हमें रेशो बताना है, रेशो। ठीक, तो 22,000 रेशो 12,000, 3 0 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11 और 6 12, तो 11:6 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20% लाभ पर चीनी बेची। इस दौरान उसने वास्तविक बाट से 30% कम भार वाले बाट का उपयोग जो है किया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करना है कि कुल लाभ प्रतिशत जो है उसको कितना हुआ है। ठीक है, ओके, देखिए देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या बोला है, एक दुकानदार ने 20% लाभ पर चीनी बेची है। ठीक है, देखो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कटेगा, देखो 1/5 ही आ गया है। तो ये नीचे वाला जो होगा ना वो क्या होता है, सीपी होता है।
ठीक है। और जब भी हानि या लाभ की बात होगी, मान लो लाभ हो गया तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि जितना भी होगा ऊपर उसको प्लस कर दिया जाता है, और अगर हानि है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ 5 पे खरीदी है और उसको बेचा कितने में गया है, 6 में बेचा गया है, क्योंकि लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 5 की कोई चीज़ थी और उसको 6 में बेचा गया है। फिर कह रहा है 30% कम भार वाले बाट का उपयोग किया जाता है। मान लो दुकानदार जो है 1000 ग्राम जो है चीनी बेचता है, और वो मतलब 1000 ग्राम का जो बाट यूज़ करना चाहिए 1 किलो का, उसकी जगह वो 30% कम भार वाला कर रहा है। तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा, ठीक है, 300। यानी कि 1000 में से अगर मैं 300 घटा दूं तो यानी 1000 का यूज़ करना चाहिए, पर कितना रहा है, 700 का कर रहा है। तो 700 का यूज़ कर रहा है, बट करना कितना चाहिए था, वास्तविक कितना था, 1000 ग्राम का था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, और क्या कट सकता है, 5 एकम 5 दूनी 10 कट सकता है। मतलब इन आपस में नहीं करना है इसको कि 7 और 5 को काटो, नहीं, इनको इस तरीके से क्रॉस में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखो 7 की कोई चीज़ थी और वो 12 में बेची जा रही, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। और ये कितना है, सीपी को हमेशा नीचे रखेंगे तो 7 आ जाएगा, और इनटू में 100 हो जाएगा, तो 500/7 आ जाएगा। इस तरीके से 7 49 1 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 चौक नहीं 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 चौक 28, तो 71.4% जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। देखो 20% से तो हमने ये निकाला, 20% की वैल्यू 1/6, यानी कि 5 की कोई चीज़ थी वो प्रॉफिट में बेची जा रही है तो वो 6 में बेची गई। फिर उसने कहा 30% कम भार वाले बाट का जो है उपयोग किया गया है। ठीक है, 30% कम वाले का ना, तो एक्चुअल को हम यहाँ रखेंगे, और जो यूज़ किया गया है, ठीक है, जो यूज़ किया गया है उसको 700 को यहाँ रखेंगे। फिर हम जो कैंसिल होता है उसको काटेंगे। ये फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है कि 7 रुपये की कोई चीज़ थी और उसको 12 में बेचा गया है, तो यहाँ से क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। तो वही प्रॉफिट हमको निकालना था, और हमेशा प्रॉफिट हो लॉस हो किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा, तो सीपी को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, और उनका वजन ऐसा है, तो समूह का औसत वजन ज्ञात करना है। औसत वजन भी दे दिया। देखो पुरुषों का जैसे 40 किलो है, 60 किलो महिलाओं का हो गया, और 30 किलो जो है बच्चों का हो गया। देखो 100% लेके चले अगर हम, उसमें से क्या कह रहा है, 20% जो है वो पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं, तो बच्चे कितने बचे, 40 और 2 60, 40% बचे, तो 40% ये हो जाएंगे। ठीक है, अब समूह का औसत वजन ज्ञात करना है। अब देखो औसत वजन क्रमशः दे रखा है, जैसे 20% का अगर मैं देखूं तो 40 किलोग्राम है, इसका औसत वजन 40 kg है, इसका 60 kg है, और इसका 30 kg है। इस तरीके से है। ठीक, देखो अब इसको कैसे करेंगे। अब देखो हमें पता चल गया भाई पुरुष 20% है और उनका औसत 40 kg है, तो सम हम निकाल सकते हैं। सम कितना आ जाएगा, वेट, इसका सम अगर मैं देखूँ, पुरुषों का सम कितना है, 40 को 20 से कर देंगे तो रहेगा 800। ठीक है, 4 दूनी 8 और 0 0। अगर हम फीमेल का देखेंगे तो 6 चौक 2400 सम आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 तिये 1200, 0 0 4 2 6 और 8 14, 1 2 3 और 1 4, 4400 टोटल आ गया। अब देखो ये चीज़ वाली यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि नीचे क्या रखेंगे हम, नीचे हम टोटल वैल्यू रख सकते हैं। टोटल वैल्यू रखते हैं तो आपको 3 नहीं रखना है कि यहाँ पे पुरुष, महिला और बच्चों की बात हो रही है तो टोटल 3 हो गए, नहीं, टोटल यहाँ पे 100% मान के चले हैं ना, 100% लेके चले हैं, तो टोटल हमारा 100 होगा। उसी में से औसत निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 44 जो है औसत आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो 44 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है सिंप्लीफिकेशन का। बोर्डमास का रूल जो है इसमें यूज़ होएगा, और सबसे पहले हम जो ये सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, यहीं पे कर देती हूँ मैं। ठीक है, और फिर देखिए ये हो जाएगा 10 + 2 - 13, तो 10 और 2 12, 12 - 13, माइनस का बड़ा है तो -1 जो है यहाँ से सोल्व होके मिल जाएगा हमको। यहाँ से जो वैल्यू मिली मुझे वो -1 की मिली। फिर इस वाली ब्रैकेट को देखेंगे तो ये बनेगा 17 + 18, और देखो माइनस बाहर है, माइनस ही अंदर है। जैसे ही ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है, अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो जो अंदर वाला -1 था वो +1 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 17 कितने हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 और +1 36,
36 जो है, इसको पूरे को ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो है 36 जो है हमारा यहाँ से निकल के आ गया है कि ये वाला जो है ना ये पूरा 36 आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है 144 डिवाइड, फिर से ब्रैकेट है 16 डिवाइड 8 इंटू, और यहाँ पे 36 बन रहा है। अब देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ है ब्रैकेट के। आई थिंक ये होना चाहिए, तो करके देखते, देखिए 8 6 48, 4 8 3 24 और 4 28, 228 288 सॉरी, एंड देन 16 डिवाइडेड बाय, ओके 16 डिवाइडेड बाय, 16 डिवाइडेड का मतलब है कि 16 बाई 288 हो जाएगा। और बाहर अगर मैं देखूंगी तो 144 डिवाइड है, 144 डिवाइड है तो ये 16 नीचे चला जाएगा और 288 जो है वो ऊपर आ जाएगा। थिंक नहीं, तो हमने गड़बड़ की कुछ। वेट, देखिए इसमें जो है ना पहले ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट के साथ अगर बाहर ऐसे दिया है तो भी हमें जो है डिवाइड को ही पहले सॉल्व करना है। तो ये था, तो इस वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 16 डिवाइडेड बाई 8 है तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और अंदर क्या है 36 है, तो 2 गुना 36 कितना आ गया 72। अब 144 डिवाइडेड बाई क्या है 72 है, तो 144 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 दूनी अगर मैं देखूँ तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2 जो है इस तरीके से पूरे कट के आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है बस आपको कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ है तो उससे पहले भी हमें जो है अगर डिवाइड भी दिया उसके साथ तो डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ ऑफ जब होगा तभी जो है हमें मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन हो हमें जो है पहले डिवीजन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ये देखिए 4 की क्यूब है, 6 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर बाय, इस तरीके से जो है दिया गया है ये, ओके। देखो इसको हम जो है ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं इस वाली सिचुएशन की तरह। यहाँ से देखो ये तो 0 हो चुका है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4 चौक 16 चौक 64 और 6 6 36, ठीक है। यहाँ पे 36 और गुना 36 और नीचे रहेगा 4 और माइनस का रहेगा 5। 64 और 36 को अगर हम कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2, 28। यहाँ से अगर मैं करूँ तो 4 नीम 36, ठीक है। 9 6 54, 5 9 30 27 और 5 32, ठीक है, और माइनस 5 जो है ये आ रहा है। 324 और 28 को ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 1 2 2 4 और 1 5, 352। 352 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 347 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल था, सिर्फ इनको ओपन किया है और यहाँ पे जैसे 36 गुना 36 था और नीचे 2 की पावर 4 था तो 4 नीम 36, या यहाँ पे अगर आप यहाँ पे काटते 18 गुना 18 करके तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होके जाता, या फिर सिंपल 18 गुना 18 उसे लिखते, ठीक है। सेम भी बात थी, बट वो आप जिस तरीके से सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7 है, ये देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, कोई निश्चित धनराशि है जो 33% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो समान दर से और समान समय में समान धनराशि पर देय धनराशि कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यानी कि हमें क्या निकालना है। हमें पहले जो है ब्याज दे दिया 8 कि वो ब्याज जो कलेक्ट हो रहा है 2 साल में वो 8 महीने की उसमें हो रहा है, तो 8 महीने में कितनी किश्त बनेंगी, 24 महीने, यानी कि 8 महीने में 3 बार ब्याज जो है भरा जा रहा है। वार्षिक में कितनी बार भरा जाएगा, 2 बार भरा जाएगा। तो 1 बाय 1 रखते। देखो निश्चित धनराशि 33% वार्षिक दर से 2 वर्ष, जब देखो मैंने आपको बोला था टाइम और इंटरेस्ट दोनों दे दिया जाए, सॉरी टाइम और रेट दोनों दे दिया जाए तो उन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो 33% गुना 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले उसमें तो 2 वर्ष में 8 मासिक रूप से आ रहा है, 2 वर्ष में 8 जो है वो
मासिक रूप से आ रहा है, तो हम 2 वर्ष नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो 8 मासिक लेके चलना है। तो 33 का हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 मंथ में है और जब इसको हमें वर्ष में लेके आना होता है तो हम क्या करेंगे, जितने महीने होते हैं टोटल उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 महीने हैं तो 12 से ये जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12 और 2 तिये 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 11 और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आया ना वो कितना आया, 22% आया। ठीक है, हमें इस 2 वर्ष को लेके नहीं चलना है अभी, क्योंकि हम जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो 8 मासिक रूप से निकाल रहे हैं। ठीक है, जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8 मासिक जो किस्त हैं उनसे मिल रहा है, तो इस 2 को नहीं लेना है हमें। ठीक, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो टोटल कितना आ गया, 22% आ गया यहाँ से। ठीक है, 33% जो ये है ना, ये तो 2 वर्ष में है 33%, बट हम तो 8-8 की किस्त ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। फिर हमें जो है फॉर्मूला लगाना है, वही अमाउंट का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें तो वो कैसे लगता है, P1 + R/100 चक्रवर्ती ब्याज में अगर मैं देखूँ तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं, अमाउंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमको लेके चलना है। तो ये जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट कितना है, 58,682 है और हमें मूलधन निकालना है। अगर हमारे पास मूलधन होगा तभी तो हम जो है जो धनराशि है वो विद ब्याज जो है 2 साल में कितनी मिली है वो बता पाएंगे, अमाउंट बता पाएंगे पूरा। ठीक है, देखते हैं, देखो 58,682 P को हमने एज इट इज लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पे इस मूलधन की वैल्यू चाहिए, तो 1। अब R जो है ना, ये R की वैल्यू क्या है, ये 22% है। ये 33% नहीं लेंगे क्योंकि ये तो 2 वर्ष वाले की है, लेकिन हमें जो ये इंटरेस्ट है वो 8 महीने की जो ब्याज मिल रहा है उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेट की जगह क्या लिखेंगे, 22% को लिखेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस अंदर वाले को अगर मैं सोल्व करूंगी एलसीएम लेके, तो 100 एकम 100 और 122, 122/100, 122/100 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे होगा ना, देखो 122/100 है तो इसकी वैल्यू 1.22 आ जाएगी, तो 1.22 का स्क्वायर आ जाएगी ये। ठीक है, सॉरी क्यूब, क्योंकि ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो स्क्वायर क्यों नहीं आया, 2 वर्ष क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 महीने में किस्त है, तो टोटल 24 महीने हो गए 2 साल में, और 8-8 महीने में अगर जाएंगी तो कितनी किस्त जाएंगी, 3 मतलब 3 बार ब्याज आएगा। तो यहाँ पे जो टाइम लिखेंगे ना वो 3 लिखेंगे, 2 की बजाय। ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये 1.22 की पावर 3 होगी। इस तरफ इसको लेके आएंगे कि 58,682 इधर मैंने रखा और 1.22 इधर आ जाएगा, तो 1.22 का मतलब क्या होता है, 122/100, 122/100 की पावर कितनी है, 3 है, तो 122 गुना 122 गुना 122 और ऊपर चला जाएगा 100 गुना 100 गुना 100, इस तरीके से। और जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ आ जाएगा 32,317.58, और ये जो आएगा ना ये बनेगा मूलधन। ये जो वैल्यू है 32,317.58 ये मूलधन आ गया। ठीक है, अब मेरे पास मूलधन आ गया, तो इसने अगला क्वेश्चन पूछा, यदि अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो समान दर से और समान समय में समान धनराशि पर देय धनराशि कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यदि ब्याज कैसा है, वार्षिक रूप से यानी कि 2 साल में 2 ही बार जाएगा तो 2 ही लिखेंगे हम, और जो दर रहेगी वो कितनी हो जाएगी 2 साल में, वो 33% है। इस बार हम 33% लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम मूलधन लिख लेते हैं, तो इसको बेशक इरेज कर दो क्योंकि हमारे पास यहाँ से मूलधन जो है निकल के आ गया है। तो देखते हैं, अब मूलधन हमारे पास है, तो अगेन हम उसका अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का, तो वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो अमाउंट कितना है हमारे पास, 32,317.58 है। तो ऐसे कैसे रखा, 1 + 33/100, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो ना जो आपसे नहीं निकल रहा तो उसको उस वक्त छोड़ दो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करो, सिर्फ एक क्वेश्चन में अटक के रह जाओगे आपका सारा टाइम निकल जाएगा, तो बेटर है उस क्वेश्चन को उस टाइम पे छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बाकी के क्वेश्चन जो है आपके 15-20 मिनट जो भी आप एक पोर्शन पे लेके चलोगे, एक सब्जेक्ट पे लेके चलोगे 20-20 क्वेश्चन में, अगर उसमें कुछ टाइम बचता है कि 4-5 मिनट आपके पास बच गए हैं, देन लास्ट में इसको ट्राई कर लो। ठीक है, वो वाला जो भी आपका 20 क्वेश्चंस का जो सेट बनेगा उसमें अगर आपके बाकी के क्वेश्चन हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कर सकते हो, देन इसको आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज छोड़ दो। अदरवाइज आपका जो सारा टाइम है ना 5 से 6 मिनट आप इसी क्वेश्चन में लगा दोगे तो बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। तो कुछ ऐसा लगे तो उस क्वेश्चन को स्किप करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करो मैथ का। ठीक है, तो ये वाली इस तरीके की क्वेश्चन सिर्फ आपको आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैथ में जरूर डाला जाएगा। बेटर है आप इसको स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाओ और टाइम बचता है देन इसको करो।
ठीक है, क्योंकि एक तो देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है, वो जो कैलकुलेशन है वो ही इतनी ज़्यादा है कि आपका सारा टाइम इसी में लग जाएगा, और कोई शॉर्ट मेथड भी नहीं है इसका, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से ही इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 133/100, तो 1.33 का स्केयर बनेगा ये, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 57,094 जो है कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट समथिंग, तो इसके आसपास रहेगा 57,165 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से पूछा जाता है और डीएसएसबी में ये हर बार देखने को मिलता है। एक ये 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है और एक 3 वर्ष के लिए। सिर्फ 2 और 3 ही देखने को मिलेगा, 4 वर्ष नहीं होता है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। देखो जब भी आपसे अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए ना कि 10 कोई रेट दिया है और 2 वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो यहाँ पे रहेगा सीपी माइनस एसपी, यानी कि अंतर ये जो है बराबर रहेगा, या इसको आप डिफरेंस बोल लो, ये बराबर रहेगा। अगर 2 वर्ष के लिए है तो पी आर स्केयर बाई 100 स्केयर, ये 2 ईयर के लिए है। ठीक है, यही चीज अगर 3 ईयर के लिए पूछी जाए तो सीपी माइनस एसपी ये बराबर हो जाएगा पी आर स्केयर। तो ऐसे कैसे आएगा? अब ये 3 साल के लिए है ना, तो नीचे 100 का स्केयर करने की बजाय कितना हो जाएगा? 100 की पावर 3 हो जाएगा, और साथ में एक और चीज जुड़ जाएगी, वो है 300 में हमें प्लस आर जो है जोड़ देना है। ये 3 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 ईयर्स का था। तो ये 2 फॉर्मूले जो है आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतना है। तो हमें लास्ट वाला जो 3 ईयर का है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो हम अप्लाई करते हैं। इस पे देखो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी का जो डिफरेंस है वो 248 है। ठीक है, फिर पी हमको निकालना है आर स्केयर यानी कि 10% है, तो 10 गुना 10 100 आ जाएगा। 300 प्लस आर 310 हो जाएगा, और 100 की पावर 3 हो जाएगा। इसको जो है सोल्व करना है, बाकी को इरेज करते हैं। फॉर्मूला नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए, ये बाकी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन अपना जो मैथ का जो बना रखा है सिलेक्शन बैच में, जो भी वीडियो हैं उसमें ये सब है, वहाँ से आप सीखेंगे भी इनको। ठीक है, चलिए 248 इंटू 100 की पावर 3 मीन्स 100 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। ठीक, और ये वाली जो चीज़ है जो ऊपर मल्टीप्लाई में थी वो सारी इधर आके डिवाइड में आ जाएगी। 100 से 100 पूरा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 31 यहाँ पे किस पे जाएगा? 8 से पूरा कट जाएगा। 8 का 8 8 24। देखो कितना बच गया? 8000 बच गया। तो करेक्ट आंसर इसका 8000। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक आदमी ने 5 रुपए में 7 रबड़ खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 5 रबड़ की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत। देखो क्या कह रहा है, रुपए और चीज। देखो यहाँ पे हम अगर रुपए मान के चल रहे हैं, 5 रुपए में कितनी चीजें खरीदी हैं? 7 चीजें खरीदी हैं, और 8 रुपए में 5 रबड़ की दर से बेच दी हैं। तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो जो भी हमारी थिंग्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि लाभ और हानि कितना % हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 7 चीजें हैं, यहाँ पे 5 चीजें हैं, तो पहले इसको इक्वल बनाएंगे। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो 7 गुना 5 कर देंगे और 5 गुना 7 कर देंगे। देखो 35 बन गया। यहाँ पे आ गई चीजों को बराबर कर लिया। तो जिस से जहां मल्टीप्लाई करा है, रुपए में भी उतना ही मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 5 से हुआ है ना, तो यहाँ 5 से कर दो, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 56। तो इसका मतलब क्या है कि 25 में कोई चीज खरीदी और उसको 56 में जो है बेच दिया गया है। तो अब % हमें लाभ प्रतिशत। देखो सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, और सीपी पे ये जो ऊपर वाला ना सीपी, क्योंकि 5 रुपए में 7 रबड़ जो है वो खरीदी है, तो ये वाली जो चीज आ रही है ना, ये सीपी आ रही है। और 8 रुपए में 8 में 5 की दर से बेची है, तो ये एसपी वाली चीज है। ठीक है, तो सीपी को नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे 100 को। ठीक है, तो 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124% का जो है उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो राइट आंसर 124% आ जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट्स को इक्वल करना है आपको, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही रुपए में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 अलग अलग स्कूल दिए गए हैं, ABCD और E की कक्षा X में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या में बार चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो ये बार चार्ट दिया गया है, गर्ल्स हैं एंड बॉयज हैं। देखो गर्ल्स जो हैं ये ब्लू से शो किया जा रहा है, और बॉयज को ऑरेंज कलर से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा है स्कूल ए और बी में एक साथ पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या, ए और बी में लड़कों की, तो लड़कों की देखो इसमें 250 है और इसमें 350 है, कितनी होगी? 3 2 5 और 1 6, टोटल बॉयज कितने आगे? 600 आगे। और उन्हीं स्कूलों में यानी कि ए और बी में स्कूलों में साथ पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या, तो यहाँ पे 170 और 120 को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 290 आएगा। तो डिफरेंस से पूछ लिया है कितना है, तो 600 में से 290 को माइनस कर दो, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 310 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल। देखो ये वाले है ना, मैंने पहले ही आपको बोला था, जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बताई उसमें मैंने जब तभी बताया था कि जो डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सिंपल आपके प्लस माइनस वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। कोई भी पेपर उठा लो आपको प्लस माइनस या ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वाला दे देंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन फ्री के हैं आपके, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। किसी किसी में तो 3 क्वेश्चन भी जो है डीआई के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होते हैं डीआई वाले, दिखने में थोड़े भयानक लगेंगे बट होते बहुत ईजी हैं, सिंपल प्लस माइनस होता है। चलिए अगला देखिए, एक टेस्ट में 110 पूर्णांक में से बी को 58 अंक मिले जबकि ए को 80। देखो 110 टोटल थे, वेट 110 टोटल मार्क्स थे। ठीक है, और उसमें से बी को मिल रहे हैं 58 अंक और ए को मिल रहे हैं 80 अंक। तो ए के अंक बी के अंक से कितने प्रतिशत थे? कितने प्रतिशत? देखो यहाँ पे कम ज़्यादा की बात नहीं हुई है, यहाँ पे पूछा कि जो ए के अंक हैं वो बी के अंक के, ए के अंक पूछा, ए के अंक कितने हैं 80 और बी के अंक के, ठीक है, जिसके अंक के पूछा जाए उसको नीचे रख लो, कितने प्रतिशत थे और टोटल कितना था? 110। वैसे हम जब निकालते हैं इस तरीके से प्रतिशत तो 100% लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ पे 110 लिखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो परसेंटेज की बात हुई, यहाँ पे तो सिर्फ पूर्णांक है कि 110 में से 58 नंबर इसको मिले हैं और 100 क्या हो जाएगा, बी और ए 80 अंक इसको मिले हैं। ठीक है, अब इसने पूछा जो ए के अंक है वो बी के अंक का कितने प्रतिशत है, तो ए के अंक ऊपर रखेंगे, बी के अंक का पूछा है तो इस 110 का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 100 जो है आ जाएगा। ठीक है, देन उसको कर देना है तो 8000/58 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 137.93%। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 137.93% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको बताना था कि कैसे जो है ये सॉल्व होगा। देखो इसमें अगर मैं डायरेक्ट ले लूँ एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 12 एकम 12 और 1। यहाँ पे देखेंगे तो 6 दूनी 12 डिवाइड हो रहा है, 6 दूनी 12 तो 2 पे हो रहा है तो 2 दूनी 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 12 एकम 12, तो यहाँ पे 12 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 2 12 और 1 13 और 4 17, 17 में से 12 जाएगा 5, तो 5/12 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 18,230 है। 2 क्रमिक वर्षों में इसमें 28% और 25% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी होती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या देखो 18,230 है, फिर इसमें 28% और 25% की लगातार वृद्धि हो रही है, तो 128/100 कर सकते हैं इसको, इंटू 25% है तो 125/100 कर सकते हैं। फिर कह रहा है 50% की कमी है तो 50/100 कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रही है, तो 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, 2 एकम 2 0, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 32, ये कट जाएगा। 5 से अगर मैं काटूँ तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 चौक 100, 4 अठे 32, 8 तिये 24, 2 8 दूनी 16 और 2 28, 2 8 2 64 और 65 66, 6 8 14, 14,684, या कुछ गड़बड़ कर दी हमने, 18,200 को 8 से करना था, तो 183 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 14, हाँ सॉरी इसमें ही कुछ करें, 8 24, 2 8 दूनी 16, 17 18, 1 64 1 65। ठीक है, 6 8 1 14, 14,584 आएगा, 600 नहीं 500, तो ये वाला हो जाएगा। अब देखो कैसे किया इसको हमने, इस तरीके का जब भी बढ़ने घटने वाला जो क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है, सिंपल है। इसमें देखो 18,230 जनसंख्या है टोटल,
ठीक है। परसेंट की जब भी बात आएगी हम हमेशा 100% लेके चलेंगे। अब इसमें जो है वृद्धि हो रही है। अब मान लो 100% की वृद्धि, 100 में 28% की वृद्धि, तो 100 में सीधा क्या करो, जब भी हम 100 लेके चलेंगे ना, हम डायरेक्ट वहां से जो है उसको क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। अब 28% की वृद्धि है ना, तो प्लस 28 कर दो 100 में, तो ये 128 हो जाएगा। अब 25% की वृद्धि है तो 100 में 25 को ऐड कर दो, 125 हो जाएगा। अब 50% की कमी कही है, कमी की बात होगी तो माइनस करेंगे, तो 100 में से हम 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वही लिखा है। तो प्लस 28, 100 वृद्धि हुई है तो 128/100 कर लो, यानी कि 100 थी और अब क्या कितनी हो गई है, बढ़कर 128 हो गई है। 100 थी, 25% की वृद्धि यानी कि 125 हो गई है। अब कमी 100 थी तो जनसंख्या कितनी हो गई है, 50 हो गई है। तो सिर्फ इतना करना था और देन इसको काट के हमारा जो आंसर बचेगा हो जाएगा 14,584। ठीक है। चलिए, ए को दिया जाने वाला वह न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। देखो एक संख्या दी गई है 697A1702 11। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है। डिविजिबिलिटी वाला रूल जो है हम अपने टारगेट बैच में पूरा कर चुके हैं, तो जो भी जिस भी बच्चे ने ले रखा है वो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकता है। 11 से विभाज्य हो जाए के लिए रूल क्या है, सबसे पहले तो इसमें जब हम अल्टरनेट पर जो है इस तरीके से ऐड करेंगे अल्टरनेट नंबर को, और फिर जो है उनका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 11 से या तो पूरा भाग हो जाए या माइनस हो जाए। ठीक है। तो देखते हैं, देखो इसमें अगर मैं देखूं तो इसको हम ऐड करेंगे 6 + 7 + 1 + 0, कितना आएगा, 7 और 6 13 और 1 14। फिर दूसरे वाले नंबर से अगर हम देखेंगे तो 9 + A + 7 + 2, 9 और 7 16 और 2 18। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो ये इनका या तो डिफरेंस बिल्कुल 0 हो जाए या क्या हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। तो एक वैल्यू 14 है और एक वैल्यू 18 बन रही है। ठीक है। न्यूनतम मान लेके अगर मैं चलूं, देखो न्यूनतम मान इसमें 0 है, तो 0 अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे लूंगी तो ये हो जाएगा 19, और 19 और 14 अगर हम देखेंगे तो नहीं हो रहा है। देखो अब अगर मैं 3 लूँ तो 14 और 21, क्योंकि 18 में हम 3 ऐड करेंगे, इस ए की जगह 3 को रखेंगे ना। न्यूनतम मान लेके चेक करना है। अभी तो हमें आंसर पता है कि 7 है, बट हमें बिल्कुल न्यूनतम से शुरू करना पड़ेगा। तो 21 क्या कट हो रहा है, देखो 21 और 14 में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना आएगा, 7 का। क्या 7 11 से कहीं भी से भी डिफरेंस मतलब कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये तो 14 था ही। अब हम अगर 7 को रखते हैं, मान लो हमने 7 को रखा इस ए की जगह पे, तो ये हमारा ऐड होने के बाद कितना रहेगा, 18 और 7 25, 18 और 7 25, क्योंकि ये 18 + A है 25। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 11 आ गया। क्या ये 11 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूनतम वैल्यू रहेगी ए की वो कितनी हो जाएगी, 7 होगी। ठीक है। या तो डिफरेंस 11 से क्या हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर कुछ ऐसा नंबर बन जाए कि 0 ही बन जाए। जैसे मान लो 14 था और अगर हमारा 14 बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो वो भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। जहां पे डिफरेंस या तो 0 हो जाए या डिफरेंस 11 से पूरा डिवाइड हो, वही जो है डिविजिबिलिटी का रूल है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो न्यूनतम संख्या यहाँ पे 7 हो जाएगी। और अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो चैनल पे है, वहां जाके डिविजिबिलिटी रूल को देख सकते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, x के 15% के 12% का मान इतना है तो x की वैल्यू बतानी है। देखो x के 15% के 12% का मान कितना है, 51.3 है। ठीक है। तो वैल्यू बतानी है, तो x को हम इधर रख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 513/10 गुना 100 और ये हो जाएगा 15 गुना 12। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये 2 से 6 पे पूरा कट जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 513 9 3 से कट रहा है, नहीं कैसे बताएंगे, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि तीनों का सम 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 3 1 8 9 कट रहा है पूरा, तो कट जाएगा। 3 कम 3, 3 7 21, 3 कम 3। ठीक है। अब क्या ये 6 से कटेगा, 7 8 9, 3 से कट रहा है। देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 7 21, 57 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 50। ठीक है। 0 57 गुना 5, 5 7 35, 3 5 5 25 और 3 28, 2850 जो है x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल इस तरीके से जब आप डिवीजन करते हैं ना, तो उसमें भी अब मान लो 513 आप बार बार चेक करो कि भाई ये 3 से हो रही है नहीं, तो सिंपल क्या करो, अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप बता सकते हैं भाई ये संख्या 3 से डिविजिबल है।
ठीक है। चलिए आगे कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 21 है, यदि 2 संख्याएं 19 25 तो तीसरी संख्या। देखो 3 संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे पहले सम निकालेंगे। तो 3 × 21 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, 53। यानी कि जो टोटल योग आएगा ना तीनों संख्या का वो 53 है। अब 2 संख्याएं दे दी 19 और 25, तो 2 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 9 और 5 14, 1 2 3 और 1 4 44, और टोटल संख्या कितनी है 53। तो तीसरी संख्या क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं का जो योग आया ना उसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा 6 और 3 9। 9 जो है वो तीसरी संख्या, 1 मिनट 19 सॉरी 19 कैसे निकलेगा, 9 और 5 14, 1 2 3 और 1 4, सॉरी यहाँ पे 63 आएगा, इसीलिए यहाँ पे 19 आया। ठीक है, तो वो 63 था, मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी तो 19 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तरीका वही है, सबसे पहले 3 संख्याओं के औसत का सम निकाल लिया, 63 आया। 2 संख्या है तो उनका योग निकाल लिया, तो तीसरी तीनों संख्याओं के योग में से जो है उस 2 संख्याओं के योग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तीसरी संख्या जो है निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक संख्या में 40% की कमी की जाती है, फिर 60% की वृद्धि और संख्या में समग्र प्रतिशत का परिवर्तन जो है बताना है। तो इस तरीके से जो अब दिया गया हो तो इसमें एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। इसी में प्लस माइनस चलता है हमारा। ठीक है, कि अगर x में कमी है तो उसको माइनस का लिख लो, y में कमी है तो माइनस का, नहीं वृद्धि है तो उसको प्लस का लिख लो। तो सिंपल इसको कैसे करेंगे, देखो पहले क्या कह रहा है, एक संख्या में 40% की कमी की जा रही है तो -40 हो जाएगा, फिर 60% की वृद्धि तो +60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा xy होता है तो 40 × 60/100। अब एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है तो साइन माइनस का ही आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बचा 24, और ये कितना बचा, 60 में से 40 जाएंगे 20, 20 - 24 -4%। जब भी आंसर माइनस का आएगा यानी कि कमी हुई है तो 4% की कमी। अगर मेरा यहाँ पे आता ना सिर्फ 4 आता तो वो क्या हो जाता, 4% की वृद्धि हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट आंसर 4% की कमी। अब देखो वृद्धि भी है यहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर आंसर नेगेटिव में है ना तो वो कमी होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव में है, प्लस में है तो वो वृद्धि होगी। तो राइट आंसर 4% की कमी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 50 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 10 से 19 के बीच 4 गुणजों के औसत का बीच का अंतर बताना है। 50 से 70 के बाद देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य अभाज्य सुना है ना, अपने अलावा जो किसी और नंबर से भाग ना हो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी देखो 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्या 51 है, नहीं 51 हो सकती है, 5 और 1 6, 3 से डिवाइड है, 52 हो सकती है, 53 अगर मैं देखूं तो 53 नहीं होगी, 53 हो सकती है। ठीक है, 53, उसके अलावा 57 भी हो जाएगा, 59 नहीं होगा, फिर उसके बाद 71 अगर मैं 3 7 और 1 8 नहीं होगा, 71 भी नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा इसमें। 73 भी हो सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं में जो है आ जाएगी वो भी। 77 हो जाएगा, 79 अगर मैं देखूं तो 79 भी आएगी। ठीक है, नहीं तो एक 71 कहाँ पहुँच गई मैं, सॉरी 61 लिखना था, 61 नॉट 71, क्योंकि यहाँ पे 70 के बीच बोला है, तो 61 और 63, 6 और 3 9 हो रही है, 3 से डिवाइड, 65 भी हो रही है, 67 नहीं होगी, 69 भी हो जाएगी, देखो 69 3 से जाएगी, नॉट 6 15, 3 5 15 होता है, तो ये भी हो रही है, तो 70 तक ही देखना। तो ये 4 संख्या, इन 4 संख्याओं का औसत बताना है, तो इनको ऐड करेंगे तो 7 8 और 3 11 और 9, 11 और 9 20, तो 2 आ जाएगा, 5 5 10, 2 12 और 6 18 और 5, यहाँ पे क्या है, सॉरी 67 था ये, 18 और 6 24, 240। तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 240/4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं टोटल, तो 4 6 24 और 60। तो यहाँ पे जो 50 से 70 के बीच जो अभाज्य संख्या है उनका औसत कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा कि 10 से 19 के बीच 4 के गुणज देखो कौन कौन से होते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो जाता है, तो गुणज यही बनेंगे 4 के 2, तो ये बनेगा 28। इनका औसत कितना रहेगा, 14 रहेगा। इनके बीच क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो 60 में से 14 को माइनस कर दो, 10 में से 4 जाएगा 6 और 5 में से 1 जाएगा 4, 46 जो है दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 46 इस तरीके से निकलेगा। ओके,
अभी देखो, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है तो धनराशि ज्ञात करो। ये मैंने आपको बोला क्या निकालना है आपको, रेट और टाइम दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्याज के बराबर रख दो। देखो 5 चौक 20%, 20% टोटल इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 836, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 836 बटे 20। हमें निकालनी कितने की है 100% की, तो गुना 100 कर दो। या फिर अगर इतना भी सिस्टम में नहीं जाना है, अगर इतना भी नहीं लिख के देखना है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखो 5 चौक 20 आपको दिख रहा है भाई, रेट और टाइम दोनों दिया है तो वो 20% है, तो ये 836 जो वैल्यू है ना ये 20% की है। और मुझे किसकी चाहिए, धनराशि यानी कि मूलधन 100% की चाहिए, तो गुना 100 कर दो। एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। 2 पंजे 10, 5 1 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 8 40 और 1 41, 4180 जो है मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें P इंटू आर इंटू टी करने का कोई वो नहीं है। इसको डायरेक्ट करो, इनको मतलब परसेंटेज में इंटरेस्ट देखो और ये इंटरेस्ट देखो एंड देन उसको लिख दो एक बार। अगर यहाँ पे मूलधन भी दिया और ब्याज पूछ लिया है लेकिन आपके पास टाइम और रेट है तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटे व्यक्ति। देखो सबसे पहले औसत जब भी दिया है सम निकालना है, तो 3 गुणा 20 मीन्स 60 वर्ष। ठीक है, तो 60 वर्ष टोटल आयु है सॉरी। और अनुपात में अगर हम टोटल देखें तो कितना है 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15 है। अनुपात में अगर हम देखें तो 15 है टोटल वायु। ठीक है, वायु में सॉरी आयु। ठीक है, तो जो ये 60 वर्ष है ये किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है। और हमें निकालनी किसकी है, सबसे छोटे। तो सबसे छोटे की व्यक्ति की रेशो में जो सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 चौक 60, 4 आ जाएगा। अगर यहीं पे आपसे सबसे बड़े की पूछता तो 1 की बजाय हम क्या करते, 60 बटे 15 और गुणा में 9 हो जाता। ठीक है, तो 15 चौक 60 और 36 जो है सबसे बड़े की आयु निकल के आ जाती। तो सबसे छोटे की पूछी थी तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले इसे 40 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। देखो ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में। तो सॉरी इसको ऐसे लिखो, वेट। ए काम कर सकता है 40 दिनों में और ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में। तो सबसे पहले इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम आएगा 40। ठीक है, 40 आएगा तो 40 1 पे कटेगा पूरा और 20 दूनी 40, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है ना वो 1 है और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर मेरा ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है तो अकेले बी की कितनी हो जाएगी, अगर मैं ए को माइनस कर दूं इसमें से तो 2 - 1। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 1। अब इसने पूछा बी अकेले इसे कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 40 है और एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 1 है, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 40 डेज जो है इसको पूरा करने में उस काम को लगेंगे। ठीक है, ओके, तो 40 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही भी है। देखो ए 40 दिनों में कर रहा है क्योंकि ए की एफिशिएंसी भी कितनी थी, 1 थी। तो ऑब्वियस है बी भी 40 दिन में करेगा क्योंकि बी की भी जो एफिशिएंसी है वो 1 ही है। तो राइट आंसर यहाँ पे 40 ही जो है होगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 और 36 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे तृतीय अनुपाती देखो क्या कुछ ऐसी वैल्यू है, मान लो a 16 है, b 36 है और c जो है वो x है, तृतीय अनुपात x है, तो x की वैल्यू जो है हमको निकालनी है। तो कुछ ऐसा हम इसको लिख सकते हैं कि a/b और b/x, ये वाली जो है इसकी वो बन जाएगी। ठीक है, तो 16/36 और 36/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 36 गुना 36 और x की को इधर रखेंगे और 16 को इधर लेके आएंगे, तो 2 × 16 और 2 एकम 2 और 2 × 16। ठीक है, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 4 नीम 36, 9 नीम 81, तो x की वैल्यू 81 आ जाएगी। तो जब भी तृतीय अनुपाती बोला जाता है आपको इसी फॉर्म में लेके आना है, a/b और b/x की फॉर्म में। ये b जो है यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती ऐसा ही निकलेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल बिल्कुल HCF और LCM का जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछा गया है। क्या है, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य दिया है, इनमें से संख्या दी। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे है, HCF × LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के।
ठीक है। HCF कितना है, 13 है। LCM कितना है, 3978 है। पहली संख्या 117 है और दूसरी हमको निकालनी है। अब जो ये पहली संख्या इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में थी इधर, तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगी 117। 13 निम्मा 117 होता है, 9 से क्या ये पूरा कट हो रहा है, देखिए 9 चौक 36, ठीक है, 9 में से 6 जाएंगे 3, 9 चौक 36 अगेन, और 9 दूनी 18, 442 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 442। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कोई वो नहीं होगी आपको प्रॉब्लम इसमें को करने में। चलिए देखिए, 8 पुरुष किसी कार्य को 43 दिनों में कर सकते हैं, इसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने, देखो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा, M1 D1 H1 T1 कुछ भी आ जाए, ठीक है, मंथ डे आवर टाइम कुछ भी आ जाए, और जो वर्क रहेगा ना वो हमेशा नीचे रहेगा, और इसको बराबर रख देना है M2 D2 H2 T2 को, और वर्क को हमेशा ऐसे कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 8 पुरुष, 8 पुरुष मतलब 8 मैन, तो इसको ऐसे रखेंगे। किसी कार्य को, किसी कार्य जब भी बोला जाएगा ना तो वो कार्य हमेशा हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है, और 43 दिनों में पूरा किया जा रहा है, तो उसी कार्य को, यानी कि कार्य वही एक है, और 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की, तो मैन को एज इट इज रखेंगे और डे की संख्या को ऐसे रखेंगे। इस m की वैल्यू को निकालना है तो 4 को इधर लेके आएंगे तो 8 × 43/4 हो जाएगा। इस 1 का कोई मतलब नहीं है तो 1 को बेशक कट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 43 दूनी 86, तो मैन की संख्या कितनी आ जाएगी, 86 आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से, A² B4 C6, ये इंडाइसिस और सर्ट्स का क्वेश्चन है, पावर इंडाइसिस और सर्ट्स का, ये भी मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। देखो इसमें एक रूल जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, अगर पावर कुछ ऐसे है मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, जैसे A यहाँ पे, इसको ही हम बेस बोलते हैं, अगर ये बेस सेम है और ये चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या होती है ना, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो कि बेस सेम है लेकिन जो भी नंबर्स है वो डिवाइड में है, तो ये जो पावर्स होती है ना ये क्या होती है, माइनस हो जाती है, m-1 हो जाती है। इस केस में क्या होती है, a की पावर m+1 हो जाता है, तो ये वाली चीज़ हमें वो देखनी है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिवाइड में है, तो ये वाला रूल हमको लगाना है और पावर को क्या कर देना है, माइनस जो है कर देना है, ठीक है, पावर को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो वही करेंगे हम, देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो a की पावर 2 है, a की पावर 7 है, तो पावर जो होगी मीन्स जो भी पावर है वो माइनस हो जाएंगी, तो 2 - 7 हो जाएगा, इनटू बी में अगर आप देखेंगे तो बी में भी सेम होगा, 4 - 6 हो जाएगा, और सी में 6 - 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे a की पावर कितनी बची, -5 आ जाएगी, इनटू बी की पावर कितनी बचेगी, -2 हो जाएगी, और सी की पावर कितनी बचेगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का आपको याद रखना है, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होंगी, डिवाइड में है तो पावर माइनस में होगी, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 40 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, डायामीटर जो है ना वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, शंकु का यहाँ पे संपूर्ण पूछा है, और संपूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है πr/l+r, ठीक है, πr/l+, हमारे पास h है तो हमें l चाहिएगी। देखो इसमें जब भी शंकु की बात आएगी तो l को कैसे निकालते हैं, l को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तो इस l को निकालने का फॉर्मूला होता है, रूट में कर देना हमको r + h का स्क्वायर, r का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरी जो है क्या निकलेगी, l की जो है वो आ जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 400 और 15 15 225 यानी कि 625, तो l की वैल्यू कितनी है 25 आ जाएगी, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब हम इस फॉर्मूले में इस चीज़ को रख सकते हैं, देखो पाई एज इट इज रखो, 22/7 इसकी वैल्यू रखेंगे, 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 20 है, l कितना निकल के आया है 25 निकल के आया है, और साथ में कर दो +20, ठीक है। 25 और 20 कितना होता है 5 और 45, ओके, तो 22 × 7 × 20 × 45 ये आ जाएगा, ठीक। देखो नीचे 7 दिख रहा है इसलिए कट नहीं करेंगे, तो इसमें को क्या कर देना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, 22 20 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19,800/7। फिर देखेंगे इसको तो 7 दूनी 14, ठीक है, 9 में से
4 जाएगा 5, 7 8 56, ठीक है 56, फिर 7 दूनी 14 पे जाएगा और 7 8 56 पे जाएगा, 28 28 और 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 28 28 4 7 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर आपके पास एच दिया गया है और आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है रूट में वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% वार्षिक ब्याज दर पर इतने साधारण ब्याज का वो ज्ञात करना है। देखो कितने दिन हो गए 20 फरवरी 2024 से 2024 एक लीफ वर्ष है या नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं, देखो क्या 4 से पूरा कट हो रहा है, 4 पंजे 20 और 4 6 24 कट रहा है ना पूरा, यानी कि फरवरी में कितने दिन रहे होंगे, 29 दिन रहे होंगे। तो 20 से 29 तक कितने दिन आ गए टोटल, 20 प्लस मतलब 20 और 29 में अगर हम देखें तो 9 दिन ये हो गए, और 21 अप्रैल ये 21 दिन ये हो गए, तो 21 और 9 31 दिन, 31 दिन जो है टोटल ब्याज जो है दिया है, 31 दिन टोटल ब्याज दिया है। और टोटल डेज कितने होते हैं लीप वर्ष में, 360 डेज होते हैं ना, 366, ओके सॉरी 1 मिनट, 31 अप्रैल है, 31 अप्रैल है, सॉरी 21 अप्रैल है, तो 9 दिन फरवरी के, और मार्च में कितने हो जाएंगे, 31 दिन हो जाएंगे, और 21 दिन ये, तो टोटल बनेंगे 61 डेज। और लीप वर्ष में डेज कितने होते हैं, 366। और जैसे मैंने आपको बताया रेट और टाइम दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.25 यानी कि, या सिंपल भी कर सकते हैं आप, SI इंटू P इंटू R इंटू T, वो भी तरीका सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब ये 100 आएगा इसका, ये 6 से कट जाएगा पूरा, 6 कम 6 6 36, 6 से कटेगा ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25 और ये 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, फिर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7/8, 7/8% की वैल्यू अगर मैं ये लेके चलूँ 4000, तो हमें 100 की निकालनी है, तो ये 7/8 की वैल्यू है, 100 की हमको निकालनी है, कितना आएगा, मुश्किल है। इसने बोला है ओके साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये जो 7/8 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 4000 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 4000 वैल्यू किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, क्योंकि मूलधन दिया है इस बार, और हमें निकालनी किसकी है, 7/8 की निकालनी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया इसमें, देखो इस बार इसने यहाँ पे मूलधन दे रखा और हमसे साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, रेट इनटू टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इंटरेस्ट आता है हमारे पास। ठीक है, वो क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, और हमें इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 4100 की वैल्यू थी और हमें 7/8 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी 7 × 8। अब इसी क्वेश्चन को आप P × R × T से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये तरीका समझ नहीं आया वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे करते हैं देखिए, ये बता देती हूँ मैं आपको। देखिए हमें पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला P × R × T/100 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 4000 है, रेट कितना है, देखो रेट हम कैसे देखें, रेट इसमें गिवन है ओके 5.25, और टाइम देखना है। अब टाइम मैंने आपको बता दिया, पहले वर्ष चेक करो, लीप वर्ष है ना, और टोटल कितने दिन बने, 61 डेज बने। तो यहाँ पे हम टाइम जब लिखते हैं ना तो पूरा लिखते हैं, बट यहाँ पे तो डेज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मंथ अगर दिया है तो मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डेज दिए हैं तो टोटल डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 61 को हम 360 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 25 की जगह भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 चली जाएगी। ठीक, फिर हमें जो क्या करना है, इसको कट करना है, वही आंसर आ जाएगा। देखो 61 एकम 61 और 61 6 पे जाएगा, ये 6 6 36, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ठीक है, फिर कट करेंगे 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा और ये कटेगा 3 एकम 1 मिनट, 5 एकम 5 और 1 6 कट रहा है, 3 एकम 3 सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 सॉरी 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 ओके 35 पे, तो 35 यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 35 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जिस तरीके से आपको सही लगे वैसे कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक को जो है सरल करना है। ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से है, ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से है। अब देखिए 729 और यहाँ पे दे दिया 6, इसका मतलब है कि ये जो अंदर वाला है ना ये तभी बाहर आ सकता है जब ये किसी की पावर 6 होगा, जब ये किसी की पावर 6 होगा। जैसे मान लो मैं अगर ऐसे लिखती हूँ 8, नहीं 8 की बजाय मैं अगर 16 लिख लेती हूँ, चलो 16, तो यहाँ पे जब कोई वैल्यू नहीं दी गई होती ना तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है। तो इसको हम बाहर निकालने के लिए 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और इस स्क्वायर वाली पावर से जो है हमारी क्या रूट जो है ना वो कैंसिल हो जाता है और आंसर हमें मिल जाता है इस 16 का 4, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं 3 लिख देती हूँ, ठीक है, तो 3 कैसे आ सकता है, 2 × 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो यानी कि 16 क्यूब रूट में जाएगा ही नहीं। बट इसी को अगर मैं 8 लिख देती हूँ, मान लो रूट 8 है और 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 8 जो क्यूब रूट बनेगा वो 2⁻³ का, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि ये जो है ना किसकी पावर बन जाए, 6 का वो बन जाए, ठीक। देखो अगर मैं देखूं 4096, अगर मैं 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, 3 × 3 × 3, 3 × 9, 27, ये भी 27 बन रहा है और ये भी 27 बन रहा है, और 27 27 जब हम करेंगे तो 729 बनेगा। क्या बनेगा, 729 बनेगा। तो इस 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 6 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वेट सॉरी, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 था ही बाहर। अगला देखेंगे 4096 है, ये क्या है ना, ये 64 का स्क्वायर है। क्या है ये, 64 का स्क्वायर है। तो 4 का क्या बन जाएगा, ये 4 की पावर 4 बन जाएगा ना। ये देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक देखते हैं हम कितना बनेगा, 64 चौक कितना रहता है, 4 चौक 16, 1 4 चौक 24, 1 25, नहीं इसमें नहीं जाएगा, ये 64 × 64 होता है ये। तो हम इसको 8 से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 8 को 4 बार गुना करूं तो क्या यही आंसर आएगा, देखो 8 8 64, 8 8 64, 64 × 64 4096। तो अगला जो आएगा वो क्या बनेगा, 8 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अगला हमको क्यूब रूट चाहिए, अगला हमको क्यूब रूट चाहिए। तो ये जो बनेगा ये किसका बनेगा, 134 का स्क्वायर रूट है ये जो वैल्यू है ना ये 134 की वैल्यू है ये, ठीक है, 134 × 134। तो इसको हम 3 की पावर में किस तरीके से लेके आ सकते, किसका क्यूब रूट जो है ये बन जाएगा। वेट, अब इसमें देखिए अब बट हमें तो क्यूब रूट चाहिए, तो 134 को लेके फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट है, 24 का, सॉरी 26 का। देखो 26 × 26 × 26 क्या बनेगा, 1757। तो ये जो होगा 26 का क्यूब रूट आ जाएगा, और प्लस 3025 है तो ये 55 का। अब यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं तो ये स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये 55 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस 6 से ये वाला रूट कैंसिल, इस 4 से ये वाला कैंसिल, इस 3 से ये वाला कैंसिल, इस 2 से ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 + 8 + 26 + 55। इन सभी को ऐड कर देना है, 8 और 3 11, 6 और 1 7, 2 और 1 3 37, 37 को 55 में ऐड करो, 7 और 5 12, 1 5 और 3 8 और 1 9, 92 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 92 जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। वही बोर्ड मास का रूल यूज करना है। इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे हम, तो 11/3 और गुणा में 6 है, और माइनस 3 × 3 है, तो ये 3 दूनी 6 ऐसे भी कट जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 3 तिया 9, 22 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 9 अगर जाएगा 3 13, 13 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 गर्मागत माह में ईंधन के मूल्य में इतने प्रतिशत की कमी होती है, लेकिन चौथे माह में 45% की वृद्धि हो जाती है, तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है। देखो अगर मैं 100 मान के चलूँ,
ठीक है 100%। उसमें पहले क्या कह रहा है 30%, 25% और 50% की कमी। अब 100 में 30% की कमी का मतलब क्या है 70/100, 25% की कमी मतलब 75/100 और 50% की कमी मतलब 50/100। उसके बाद चौथे माह में उसको 45% की वृद्धि हो रही है यानी कि 145/100। ठीक है, क्योंकि 100 में हमें ऐड और माइनस करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये पूरा हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 5 नीम 45। ठीक है, 29, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 609/16 आएगा और यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 38.06%। 38.06% जो है वैल्यू में यहाँ से आ जाएगी। हमें इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें वृद्धि या कमी बतानी थी। ठीक है, तो 38.06 हमें यहाँ से मिल गया। इसको हम क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि देखेंगे आप अगर वैल्यू तो 100 से कम आ रही है। ठीक है, 100 से कम आ रही है ना। ठीक, तो 100 में से अगर मैं 38.06 को माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 61.94। तो ये जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले में एक क्वेश्चन है पाई चार्ट का, जिसमें 500 व्यक्तियों के पसंदीदा ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों का प्रतिशत वितरण दिया है। तो कुछ ऐसा है, तो इसमें बताना है लस्सी, छाछ और नींबू पानी पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कोल्ड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू देख लो कितनी है। सबसे पहले इसने लस्सी यानी कि बटर मिल्क, लस्सी यानी कि देखो बटर मिल्क छाछ हो गया, लस्सी हो गया और साथ में नींबू पानी। अगर मैं इनको ऐड करूँ तीनों को तो 20, 30 और ये हो जाएगा 40, 50, 54% हो गया। ये 54% आ गया। उसके बाद इसका पूछा है कोल्ड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। तो कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी और चाय, तो 22, 9 और 15 इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 46% आएगा। अब इसने पूछा कितने कम और ज़्यादा है, कौन से वाले, ये वाले पता है। जब भी कम ज़्यादा पूछेंगे सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आया है 8 का डिफरेंस आया। अब नीचे क्या रखना है, ये गड़बड़ है, 100 साइड में आ जाएगा। नीचे क्या रखना है, देखो जिससे पूछा है ना, जिससे पूछा है। अब 54% को किससे पूछा है, इस वाले से पूछा है, तो जिसके कंपेयर करने के लिए जिससे बोला है ना उसको नीचे रख लो। ये नीचे रखा जाएगा क्योंकि इससे कंपेयर किया गया कि भाई कोल्ड कॉफी, चाय और कॉफी पसंद करने वालों से कितने कम या ज्यादा हैं। तो यहाँ पे देखो ज्यादा हमको दिख रहे हैं, ये 54% है, ये 46% है तो ज्यादा ही। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यह आ जाएगा 400/23 और इसको जब हम करेंगे तो 17.39 आ जाएगा। अब ये ज्यादा है या कम, तो ये क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अधिक हुई है। 54 46 से ज़्यादा है। अगर मैं 500 का 54% निकालूंगी तो ऑब्वियस है वो 500 के 46 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी 17.4 की वृद्धि, क्योंकि 17.39 है ना, तो ये 17.4 लिख सकते हैं इसको हम। तो 17.4% अधिक आ जाएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो परसेंटेज में ही वैल्यू दिख रही है कि ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें मान ज्ञात करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब और ये 5 क्यूब तक गया है। ठीक है, तो देखो इसमें 5 क्यूब तक है तो आप इजी निकाल सकते हैं। 1 का 1 रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिये 27 होता है, 4 का कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 25 का कितना होता है 5 पंजे 25 पंजे 125। इन सभी को ऐड कर लेना है सिर्फ आपको। 8 और 1 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा 9 7 16, 36 हो जाएगा। 36 को 64 से करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। 6 4 10, 6 3 और 1 10, 100 को 125 से करेंगे तो 225 हो जाएगा और 225 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर परिणाम इतना है तो वह संख्या, देखो टोटल हम मानते हैं 100% लेके चलते हैं, जब भी परसेंट आएगा 100% लेके चलना है। अब 50% की वृद्धि यानी कि 150, 150 की वैल्यू 3300 हमें चाहिए किसकी, वह संख्या यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, 2 0 इधर, 11 दूनी 22, तो 2200 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ओके, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, वही है। नेक्स्ट ये है, 1 से
63 तक सभी प्राकृत संख्याओं का क्या पूछ लिया है, औसत पूछ लिया है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का जब हमें औसत निकालते हैं, देखो 1 से 63 तक सारी ही संख्या क्या है, प्राकृतिक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी संख्या क्या है, नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है औसत निकालने का n+1/2, ठीक है, n+1/2। तो यहाँ पे 1 से 63 बोला है, तो n की वैल्यू कितनी है, 63 है, ठीक है, 63 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 + 1 64, 64/2 कितना आ गया, 32। देखो यहाँ पे एक तो बोला जाता है प्राकृतिक संख्याओं का सम बताओ, वो अलग चीज है, यहाँ पे औसत पूछा है तो औसत 32 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पर इसका वो पूछ लिया जाता, अगर औसत इतना है तो सम कितना होगा, तो 32 × 63 कर दो, वो जो है सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का। देखो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछा जाएगा, या एक जो डिफिकल्ट आपको मिल सकता है वो आपका मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन से। अदरवाइज आपने देखा है सिंप्लीफिकेशन हो, रेशियो हो, टाइम एंड वर्क का हो, वो इजी ही पूछे गए हैं इसमें, ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। उत्सवी ने 4000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, और n वर्षों में उसे इतनी राशि प्राप्त हुई है, तो n का मान ज्ञात है। यानी कि हमको जो है टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो अमाउंट का जो फॉर्मूला है होता है वो क्या होता है, P1 + R/100 और n होता है, ठीक है। टोटल देखो ये जो है ना, ये 6912, ये इंटरेस्ट नहीं मिला, ये अमाउंट मिला है। तो 4000 में जो ऊपर की वैल्यू रह गई 6000 में से, अगर इस 6912 में से 4000 में अगर मैं घटा दूं तो वो हमारा इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो अमाउंट कितना है, 6912 है, 6912 है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से P को और माइनस कर देते हैं, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। तो P कितना है, अब यहाँ पे P हमारा 4000 है, 1 + 20/100, और n को हमें एज इट इज रखना है। बाकी वैल्यूज को हम इधर लेके आएंगे, तो 6912, 4000 यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। और इसको हम कट करेंगे तो 2 × 2 = 5 10, ये रहेगा 6/5, 6/5 की पावर n, ठीक। तो इसको कट कर लेते हैं, तो ये कट होएगा किस पे, ये 216 पे कट हो जाएगा पूरा, और ये 125 पे हो जाएगा। अब हमें इसके बराबर इनको लेके आना है, ठीक है, इसके बराबर जो है हमको लेके आना है। देखो 216 अगर मैं देखूँ तो क्या होता है, 6 की पावर 3 होता है, और 125 को अगर मैं देखूँ तो 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। क्या होता है, 5 की पावर 3, और ये यहाँ पे है 6/5 की पावर n। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इस 3 को बाहर ले जाती हूँ मैं। ये जब भी कुछ ऐसा बन जाए, बेस अगर हमारे सेम आ गए ना इक्वल में, तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे बेस सेम है, 6/5 6/5 आ गया, तो हम जो पावर्स है ना उनको इक्वल रख सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। देखो 332 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 3.9 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल जो है वो ज्ञात करनी है। ट्रेन और डिस्टेंस में देखो जब भी पार करने का बात आएगा ना, देखो अगर वो मनुष्य को पार कर रही है या फिर किसी खंबे को पार कर रही है, तो उनकी जो भी वो होती है डिस्टेंस, वो कभी ऐड नहीं होती। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो उसकी जो भी लंबाई होगी ना प्लेटफॉर्म की, उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ना कि किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसको हम कभी भी लेके नहीं चलते हैं, इसमें हमारा सिंपल ही क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अब देखो 332 लंबी मीटर ट्रेन का मतलब क्या है, हमें पता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये जो लंबी ट्रेन है ना, इसका मतलब डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस हमारा 332 मीटर है, ओके। एक ट्रेन विपरीत दिशा में, और इसकी स्पीड कितनी दे दी है, 3.9 किलोमीटर, ओके सॉरी 1 मिनट, चल रहे किसी व्यक्ति को 3.9 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। ये जो आदमी चल रहा है ना, इसकी चाल दी गई है ये, ठीक है, व्यक्ति की चाल है ये किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल है ये,
3.9 किलोमीटर आवर, और उसको टाइम कितना लग रहा है पार करने में, 8 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ट्रेन की स्पीड हमको निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टाइम है वो सेकंड में है, तो ये जो व्यक्ति की चाल है इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। तो 3.9 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.0833 मीटर पर सेकंड निकलेगी। ये चाल जो है निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की कि विपरीत दिशा में बोला है, तो दोनों जो चाल होती है ना वो क्या होती है ना, ऐड हो जाती हैं। दोनों चाल क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड रखेंगे हम यहाँ पे, और बराबर में वही अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितना है, 332 था, और टाइम कितना है, 8 है, और यहाँ पे जो निकलेगा ना वो निकलेगा रिलेटिव स्पीड। क्या निकलेगा, रिलेटिव स्पीड लिखेंगे यहाँ पे। तो ये अगर मैं इसको कट करूँ तो ये कितना आएगा, 8 चौक 32, 41.5 आएगा, 41.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिलेटिव स्पीड में अगर मैं देखूंगी, ट्रेन की चाल होगी और माइनस में क्या रहेगी, सॉरी ऐड हो जाती है ना, रिलेटिव स्पीड है तो वो ऐड हो जाएंगी, टीएस प्लस और व्यक्ति की चाल लिख सकते हैं यहाँ पे, व्यक्ति की चाल ये बराबर आ रही है किसके, 41.5 की। अब मुझे व्यक्ति की चाल पता है तो व्यक्ति की चाल इधर आके माइनस हो जाएगी, 41.5 में से 10.0883, तो ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 40.4167 आएगा, ठीक है। और ये किस में आएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगा। फिर से हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 40.116 को 18 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो 144.5 जो है इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखना, तरीका यही है कि यहाँ पे मैन की चाल दे रखी है, और जब दो डायरेक्शन से आ रही है विपरीत दिशा से, मीन्स ट्रेन ऐसे आ रही है और आदमी ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों की जो भी स्पीड होगी ना वो क्या होगी, ऐड होगी। तो इस तरफ जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड में होगी, ठीक है। और जैसे ही हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो व्यक्ति की चाल को हम क्या करेंगे, जो टोटल आई है दोनों की स्पीड उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी पास ट्रेन की स्पीड जो है निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें मान बताना है, वही इसमें सिंपल आपको क्या करना था, ये लेना था। तो ये क्वेश्चन वही है, मतलब वैसा ही है बट इसमें आंसर चेंज है। तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, 6 दूनी 12 4, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक। करेंगे, देखिए 10 और 8 18, और 4 22, और 5 27, 27 माइनस 24/12, ये बचेगा कितना, -3/12 आना चाहिए आंसर। तो क्या गड़बड़ हुई, देखिए 6 दूनी 12, तो 2 पंजे 10, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 12 एकम 12, 5 को एज इट इज़ लिखा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 12 एकम 12, तो 12 दूनी 24, ठीक है। 10 और 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 में से 24 जाएगा 3/12 इसका, हाँ ओके सॉरी यही तो आंसर है, मैंने सोचा -5 है, 3/12 जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो शिवम ने 10 किलोग्राम चावल 36 रुपये पर किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने मिश्रण को 42 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेचा, तो उसे हानि कितने रुपए की हुई, ज्ञात करना है। ओके, जब भी मिश्रण का बात आता है ना तो सारी चीज़ें एक उसमें होनी चाहिए, यानी कि अगर खरीद रहा है तो खरीदने की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। देखो 10 किलोग्राम 36 की दर से खरीदे, तो 36 की दर से 1 किलो, तो 10 किलो की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 36 की दर से हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 360 में खरीदे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 30 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम की दर से खरीदे हैं, 30 किलोग्राम चावल हैं और ये इनके
रेट है कि 45 किलोग्राम की दर से खरीदा है, यानी कि 1 किलोग्राम 45 में, फिर 2 किलोग्राम 90 में हो गया, तो इस तरीके से 3 किलोग्राम 45 की दर से कितना हो जाएगा 1350। तो कुल लागत मूल्य यानी कि कुल सीपी हमारा कितना आ जाएगा 1710 आ जाएगा। कुल सीपी कितना आ गया 1710। और उसने मिश्रण को 42 रुपये पर किलोग्राम की उससे बेच दिया। देखो टोटल किलोग्राम में अगर मैं देखूँ तो कितना 40, और 40 का उसने 42 के भाव से बेच दिया, तो 40 गुना 42 1680। देखो 1710 में खरीदा और 1680 में बेच दिया, तो हानि ही तो हुई। कितनी हानि हुई, 1710 में से 1680 माइनस कर लो, 30 की हानि हुई। और जब भी हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो किस पे निकालेंगे, सीपी पे। सीपी की वैल्यू 1710 है और गुणा कर देना है 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 100/57 आ रहा है आई थिंक। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, वेट 1 मिनट देखते दोबारा। $1680 जो है वो क्या था, सीपी था, ठीक है। 1680 जो है एसपी है, सॉरी। तो देखो कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है। 1680 1710 में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 330 का डिफरेंस है, और कितने पे है 1710 पे है, सॉरी 1710 आएगा नीचे, और गुणा 100 कर देना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 300/171 है, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे 300/171 पे, तो 171 क्या ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, नहीं 3 पे नहीं जा रहा, 2 पे ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, ये अब भी नहीं जा रहा ये तो। कि इसमें ऑप्शन गलत ही है, इसमें पूछा है ओके सॉरी, इसमें हानि सिर्फ रुपए में ज्ञात करनी है, ओके। हानि परसेंट में नहीं, रुपए में, तो परसेंट में देखो 30 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 30 रुपीज़ जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही होना था। हानि अगर परसेंट में पूछती होती तो हम जो है आगे निकालते, अदरवाइज सिंपल निकाल दो हानि कितने रुपए की हुई है, तो 30 की जो है उसे हानि हुई है, ठीक है। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन जो कि जून 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। पीजीटी का लेवल भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन थे वहाँ पे, और ये जो वैसे एग्जाम हुए हैं टीजीटी म्यूजिक वगैरह के, ठीक है, या असिस्टेंट वगैरह का जो भी पेपर हुआ है तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थे पूछे गए थे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अप्रैल मई के जो कुछ पेपर रहते हैं उसकी जीके जीएस को जो है डिस्कस करेंगे। फिर जो है अपना जो भी 2025 के एग्ज़ाम हुए होंगे वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2025 24 ये सॉरी 24 और 23 में जो भी पेपर हुए हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, सिर्फ 2025 रहता था। और 2025 में भी अप्रैल और मई का रहता है। मोस्टली जो पेपर हुए वो अप्रैल में ही हुए हैं, मई में नहीं हुए हैं, ठीक है। मई में अगर हुआ होगा तो 1-2 हुआ होगा, अदरवाइज हुआ नहीं है, ठीक है। अप्रैल में ही हुआ था, ठीक। तो वो पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जीके जीएस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।